बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त ममन एजेंसी के पहाड़ों के ऊपर खड़ा हूँ। ममन एजेंसी बहुत ही तारीखी इलाका है। ये आला मखदूम रवायात जैसे गुजरा जरगा उसकी भी एक मिसाली खित्ता है, और उसके साथ साथ इस्लाम से मोहब्बत का और मेहमान नवाजी का भी एक बहुत ही मिसाली खित्ता और इलाका है। ममन एजेंसी की तारीख बड़ी रोशन है। यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी तारीखी जदोजहद यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने की है। लेकिन अंग्रेज़ों से पहले यहाँ मुग़लों के खिलाफ भी अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी के लिए ममन अक़वाम ने ज़बरदस्त किस्म की जदोजहद की है। आप लोगों को याद होगा मुग़ल का एक जर्नल था, जनरल मान सिंह। जनरल मान सिंह जो है वो जयपुर राजपूताना का था, और ये वही जनरल मान सिंह है जिसकी बेटी मुग़ल शहजादे दार शुको के साथ पैदा हुई थी। उस जनरल मान सिंह को एक तारीखी शिकस्त यहाँ पे हुई थी, और उसका तज़किरा मशहूर पुख्तून शायर खुशहाल खान खटक ने अपने अशआर के अंदर किया है। मुग़लों के बाद फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ भी यहाँ पे लोगों ने अपनी आज़ादी और हुर्रियत की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ी है। यहाँ पे मुख्तलिफ अंग्रेज़ों ने बड़ी तफसील के साथ, फराही के साथ ममन अक़वाम की बहादुरी का, हुर्रियत और आज़ादी के लिए कुर्बानियों का, और अपनी वतन, दीन और मिट्टी से मोहब्बत का जो एक जज्बा है उसका बड़ी फराही के साथ एतराफ़ किया है। उसमें उन मगरबी जो जर्नैल हैं या मुसन्निफ़ीन हैं उसमें से एक चर्चिल भी है। आपको पता है कि दूसरी जंग अज़ीम का फातह था चर्चिल, बल्कि चर्चिल, रोज़वेल्ट और स्टालिन, ये तीन, जिनको तीन बड़े कहा जाता था, ये दूसरी जंग अज़ीम के फातह थे, और ये तीनों बड़े सफाक किस्म के थे। स्टालिन तो सफाकियत में मशहूर था। चर्चिल 1897 में यहाँ आया था, और पहली जंग अज़ीम भी उसने लड़ी, दूसरी जंग अज़ीम भी लड़ी, और उसमें बहुत से इंसानों को कत्ल किया। और फिर रोज़वेल्ट वो आदमी है जिसने इंसानी तारीख में पहली मरतबा इंसानियत के खिलाफ 2 एटम बम इस्तेमाल किए। बहरहाल चर्चिल जो है वो मंजर निगारी में भी बड़ा कमाल रखता था। 1897 में जब वो मलखंड गया है तो मलखंड के बारे में उसने लिखा है कि मलखंड की फ़िज़ा माहौल कैसा है। उसने लिखा है कि अ ब्राइट ब्लू स्काई एंड अ शाइनिंग सन, दिस इज़ द सीन ऑफ द थिएटर ऑफ द वॉर। यानी एक गहरा नीला आसमान और एक चमकता हुआ सूरज, ये मैदान जंग का मंजर है। और वाकई मलखंड एजेंसी में डिवीज़न में आसमान बहुत चमकदार होता है, सूरज बहुत चमक रहा होता है। इसी तरह वो जब ममन एजेंसी आए हैं, ये जो इलाके आप देख रहे हैं, तो इन पहाड़ों के बारे में अगर आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों के बारे में उसने कहा कि ममन एजेंसी के पहाड़ ऐसे ही जिस पे एक मुस्तकिल और दायमी उदासी छाई हुई है। आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ ऐसे हैं बिल्कुल बंजर, और यहाँ जो है वो जैसे आतिशफशानी लावे के ये चट्टान हो। हकीकत यह है कि इस्तेमार और साम्राज्य के लिए तो यहाँ मुस्तकिल और दायमी उदासी छाई हुई है, लेकिन यहाँ के लोग इन पहाड़ों से और इसके अंदर जो अपना एक हुस्न है इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। बहरहाल अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जंगें लड़ी हैं, और यहाँ के लोगों ने उनकी मुज़ाहिमत की है। पहले हडेमुला की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तारीख़ी मुज़ाहिमत हुई है, और उसके बाद फिर हाजी साहब तुरंगज़े की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तारीख़ी मुज़ाहिमत हुई है। अंग्रेज़ों ने ममन एजेंसी में टैंक भी इस्तेमाल किए हैं। पहले वो मार्क 2 जो टैंक होते थे, वो मार्क 2 टैंक यहाँ पे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पे एयरफोर्स भी अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल की है। लेकिन ममन अक़वाम की जो जज्बा है उनको इन जदीद तरीन जो उस वक्त के हथियार थे उनको शिकस्त नहीं दे सके। मौलाना मोहम्मद अली कसूरी यहाँ हाजी साहब तुरंगज़े के साथ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने जब शब कदर का कल्ला 72 घंटे के बाद फतह किया, जंग के बाद, और एयरफोर्स भी उन्होंने इस्तेमाल की, और 72 घंटे तक हमने कुछ खाया पिया नहीं था। और जब कला फतह हो गया तो ममन अक़वाम की औरतें बाहर निकल आई, अपने शुहदा को उठाती थी, और जब शुहदा को देखती थी कि सीने के ऊपर गोली खा चुके हैं तो उनको चूमती थी, मुबारकबाद देती थी, और दफ बजाती हुए तराने फतह की गाती थी। वो कहते हैं कि जब मैंने इन ख़वातीन को देखा, ममन अक़वाम की, तो मैंने उस वक्त कहा कि ऐसे कौम को दुनिया की कोई ताकत न शिकस्त दे सकती है और न ग़ुलाम रख सकती है। ममन हकीकत यह है कि बहुत ही तारीख़ी इलाका है, और हमेशा से इन लोगों ने इस्लाम से, आज़ादी से और अपनी मिट्टी से मोहब्बत की है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ममन अक़वाम के बारे में एक नज़म भी लिखी है,
اور اس کے کچھ اشعار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا ظفر علی خان، سنتا ہوں کہ سرحد ہوئی پھر نال در آتش، توحید کے جانباز و جگر بند پھر اٹھے، بیتاب ہوئے سن کے فلسطین کی فریاد، ہر گوش سے اسلام کے فرزند پھر اٹھے، خیبر شکنی مشغلہ صدیوں سے ہے جن کا، مرحب کی تواضع کو وہ مہمند پھر اٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن نے ہر زمانے کی مرحب کی بڑی زبردست اور بڑی کامیاب تواضع کی ہے۔ تو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی قوم کے ساتھ مومن جیسا بہادر، باصلاحیت، خوبصورت اور اپنی دین، مٹی اور روایت سے محبت کرنے والا قبیلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مومن کا یہ جو خوبصورت علاقہ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم پاک فوج کے شکر گزار ہیں، پاکستان آرمی نے بڑی قربانیاں دی اور یہاں پہ امن کو بحال کیا ہے اور یہاں پہ ترقیاتی کام بھی شروع کر دیے ہیں، جس پہ یہاں کے لوگ بھی اور ہم بھی پاک فوج کے نہ صرف شکر گزار ہیں بلکہ ان کے اس کردار کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے یہاں پہ FCR کا ظالمانہ نظام ہے، جس نے یہاں پہ ترقی کے، بشری حقوق کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ کتنی شرم کی بات ہے، 70 سال میں لوگ چاند اور مریخ پر پانی تلاش کر رہے ہیں اور یہاں مومن ایجنسی میں ابھی بھی لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا، کھیتوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ بچیوں کی، لڑکیوں کی جو شرح خواندگی ہے وہ صرف 10% ہے اور لڑکوں کی جو شرح خواندگی ہے وہ آج بھی صرف 36% ہے۔ یہاں کوئی کارخانہ نہیں ہے، یہاں زراعت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ڈیم نہیں بنا رہا، نہ کہ بالکل ڈیم بن سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ یا تو لاہور کراچی میں مزدوری کرتے ہیں یا پھر عرب امارات میں مزدوری کر کے اوورسیز پاکستانی کی صورت میں یہاں اپنے گھروں کے نظام کو چلاتے ہیں، گھر کے خرچ چلاتے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام، استعمار کا کالا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، اور یہ ابھی تک حکمرانوں نے قبائلیوں کے اوپر جو محب وطن ہیں، محب اسلام ہیں، پاکستان سے بہت شدید محبت کرتے ان کے اوپر یہ مسلط کر دیا ہے۔ یہ مجرم ہیں، قبائلی خطے کے بھی اور پاکستان کے بھی، جن حکمرانوں نے یہاں پہ FCR کو مسلط کیا ہے۔ ہم FCR کے خلاف ہیں۔ 10 دسمبر کو انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا خیبر ایجنسی کے باب خیبر سے اسلام آباد کے لیے FCR کے ظالمانہ نظام کے خلاف، اور پھر اسلام آباد میں دھرنا ہوگا۔ ہم استعمار کی غلامی کے زنجیریں توڑ دیں گے اور استعمار کی ظلم کی اس فرسودہ نظام کو پرزے کر کے چھوڑیں گے۔ قبائلی اب ترقی چاہتے ہیں، انسانی حقوق چاہتے ہیں، پاکستانی وسائل میں اپنا جائز حصہ چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر ایک ترقی کے دوڑ میں جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کوئی بھی طاقت جو استعماری طاقت ہے، سامراجی طاقت ہے، جو رجت پسندی کا طاقت ہے، وہ قبائلیوں کو اپنے حقوق سے زیادہ دیر تک وہ دور نہیں رکھ سکتی اور قبائلیوں کے حقوق کو غصب نہیں کر سکتی۔ مستقبل قبائلیوں کا ہے، مستقبل یہاں پہ ترقی کا ہے۔ قبائلی عوام زندہ باد، اقوام مومن زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان پائیں۔